आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नासिक में एक एयरफोर्स शो का आयोजन किया जाना है और इसके लिए कुछ रिपोर्ट सर्कुलेट हुई थी, जहां पर नासिक में कुछ चार्जेस जो हैं उनको लिए जाने की बात की गई थी। और जब ये मामला पूरा इंडियन एयरफोर्स के संज्ञान में आया तो आज इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से ये क्लैरिफाई कर दिया है कि उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई भी जो एंट्रेंस फीस है वो नहीं ली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने लिखा कि हमारे एयर शोज का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे देश की जो यूथ है उन्हें हम इंस्पायर और मोटिवेट करें इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और इसके लिए भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार से ना तो कोई एंट्रेंस फीस को चार्ज कर रही है और ना ही इस प्रकार के इवेंट से कोई मॉनेटरी बेनिफिट इंडियन एयरफोर्स ले रही है। यानी कि स्पष्ट है, भारतीय वायुसेना ने स्पष्टीकरण जारी करके बोल दिया है कि उन्होंने किसी प्रकार के चार्जेस को लेकर कोई भी नियम नहीं लागू किए हैं और ये काफी अच्छी बात है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिफेंस न्यूज के वीडियो में कहा था कि इस बार 77वां रिपब्लिक डे परेड जो होने वाली है उसमें हमें डीआरडीओ के कई जो फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं उनकी एक झलक देखने को मिलेगी। और इसमें लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के बारे में भी हमने बात करी थी। इस प्रोग्राम पर बात करते हुए डीआरडीओ के वैज्ञानिक या यूं कहें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए प्रसाद सर ने काफी महत्वपूर्ण बात करी। उन्होंने कहा ये जो मिसाइल है ये डीआरडीओ की तरफ से मुख्यतः भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका सबसे बेसिक एडवांटेज ये है कि इस मिसाइल को एनिमी के रेडार्स के तरफ से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता या इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है और ये अलग अलग प्रकार के जो पेलोड्स हैं वो कैरी करने में सक्षम है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डीआरडीओ इसके अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है और इसका जो फायदा है सेना के तीनों अंगों को देखने को मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल डील से संबंधित है। जैसा कि हम सबको पता है कि राफेल डील के अंतर्गत हम लोग 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर्स के लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि हम वो गलती नहीं दोहराने वाले हैं जो हमने 2016 की राफेल डील में दोहराई थी। यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये देखा कि हमें इंडिजिनस वेपन्स की भी जरूरत है, फिर बाद में हमने जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रांस के साथ साइन किए। लेकिन एमआरएफए के अंतर्गत ये मिस्टेक ना हो इसका ध्यान रखा गया है और इसी के लिए भारत में जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है इनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी में संलग्न होगा। प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल, रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल, शॉ वेपन और ब्रह्मोस एनजी जैसे जो घातक हथियार है इनके इंटीग्रेशन की बात करी गई है। और ये सारे जो मामले हैं ये इसी डील में संलग्न कर दिए जाएंगे ताकि आगे चल के भविष्य में हमें कोई सेपरेट डील फ्रांस के साथ साइन ना करनी पड़े। आप इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जैसा कि आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत को टेम्पेस्ट में एज एन ऑब्जर्वर और बाद में कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एज अ पार्टनर ज्वाइन कराने के लिए रिक्वेस्ट की बात की गई थी। और उसके बाद हाल ही में एफ कैश प्रोग्राम को लेकर के जर्मनी और फ्रांस के बीच में जनवरी में जो मीटिंग हुई जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसके बाद से जर्मनी ने भी भारत को इस प्रोग्राम में इनवाइट करने की बात करी थी। अब उसमें ये क्लियर नहीं था कि ऑब्जर्वर के तौर पर या पार्टनर के तौर पर भारत को इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन इस चीज को हवा तब ज्यादा मिली जब कल भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह क्लियर कर दिया कि भारत ने बीते कुछ समय में काफी अच्छा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार किया है, एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार किया है। लेकिन अब हमें जो ग्लोबल अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल करके जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने में भी काम करना चाहिए जिसका फायदा दोनों देशों को मिल सके। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया है कि भारतीय वायुसेना या तो एफ कैश यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम या फिर बीएई टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेकर कंसीडर कर रही है। हालांकि स्पष्टीकरण का इंतजार है और देखते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना अब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना कदम रखने वाली है। और अगर रखने वाली है तो ये चीजें काफी बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान का ब्लंडर 17 यानी जंग 17 तैयारा जो है, पाकिस्तान एक तरफ उसे भले ही अलग अलग देशों को पिच करने की बात करता है, भले ही फॉल्स क्लेम किए जाते हैं कि हम फला देश के साथ डील साइन कर रहे हैं, फला देश इसके लिए मरा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की जब बात होती है तो चीजें अलग आती हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स की जो फ्लीट है वो एक मैसिव अवेलेबिलिटी डिजास्टर को झेल रही है, जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 का जो अवेलेबिलिटी रेट है ये 50% से भी नीचे आ चुका है। और यहाँ पर जो न्यूअर ब्लॉक इंडक्शन है इनकी बात की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट में आकर के इनको मेंटेन करने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बर्डन बनते जा रहे हैं।
देखिए, शुरुआत से ही पाकिस्तान के जेफ 17 थंडर को लेकर रिपोर्ट्स आती रही हैं। फिर चाहे आप म्यांमार का केस देख लें, नाइजीरिया का केस देख लें, कि अधिकतर समय ये ग्राउंड पे ही बिताते हैं और इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफी कम होती है और एक बार खुद पाकिस्तानी वायुसेना इसकी विक्टिम हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जंग तैयारा जो है उसकी पोल खुली है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत धीरे धीरे जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के रास्ते में चलते हुए आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहा है और इसी क्रम में उत्तम ईसा रेडार को लेकर के डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस प्रोग्राम से जुड़े एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारत का जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है, जिसको आप ईसा रेडार भी कहते हैं, ये इस समय दुनिया के जो बेस्ट एयरबॉर्न सेंसर हैं उनमें इमर्ज कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय इसकी तुलना ना सिर्फ दुनिया के बेस्ट रेडार्स में की जा रही है बल्कि कई पैरामीटर्स में ये दुनिया के बहुत सारे रिप्यूटेड जो ईसा रेडार्स हैं उनको भी आउट परफॉर्म करता नजर आया है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय जो डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बीके दास सर हैं, उन्होंने ये कहा कि इस समय भारत अपना खुद का रेडार विकसित कर रहा है और हमने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे ये रेडार ना सिर्फ दुनिया के प्रतिष्ठित रेडारों की तुलना में आएंगे बल्कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वो उनको आउट परफॉर्म भी करेंगे। आपको बता दें कि सुपर सुखोई से लेकर तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 2 से लेकर तेजस मार्क 1A और मार्क 1 अल्फा से लेकर एमका तक में हमें इंडिजिनस रेडार देखने को मिलने वाले हैं। निसंदेह ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक जीवंत उदाहरण बनने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी खबर एक दुखद खबर है जो कि भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। आज भारतीय थल सेना का एक ट्रक जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में स्लिप करके एक खाई में गिर जाता है, जिसमें भारतीय थल सेना के 10 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और 11 जवानों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। ये एक्सीडेंट तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई, जिसको हम खन्नी टॉप कहते हैं, जो कि बंडेरवा चांबा रोड पर पड़ता है, वहां पर हुआ, जहां पर कंट्रोल खो जाने के कारण जो ट्रक है वो तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में जाकर गिरता है और ये हादसा इतना विकट होता है कि 4 जवान ऑन द स्पॉट वीरगति को प्राप्त होते हैं, जबकि बाकी 6 जवान ट्रीटमेंट के दौरान अपने प्राणों का त्याग करते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस समय पूरा देश इस हादसे के बाद व्यथित है और जो सोल्जर्स घायल है, जो सैनिक घायल है, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके जो आर्मी अस्पताल है वहां पर पहुंचाया गया है। फिलहाल हम उनके रिकवरी की कामना करते हैं और जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनके परिवारजनों को यह दुख सहन करने की क्षमता दे और इस समय पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 प्रोग्राम को लेकर। SU-57 प्रोग्राम को लेकर सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने अपना जो अभी तक इसके पहले उनकी जो टीम आई थी उन्होंने जो भी अध्ययन किया है उससे संबंधित रिपोर्ट को HAL को हैंडओवर कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि सुखोई 30 MKI और तेजस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इस्टेब्लिश करी गई फैसिलिटी है नासिक में, वो 50% से ज़्यादा कंपैटिबल है SU-57 के निर्माण के लिए और जो दो चीज़ें ज़रूरी है उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक या अगले महीने तक भारत को हैंडओवर कर दी जाएगी और उसके ऊपर पूरा निर्णय डिपेंड करेगा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर कि डील को फाइनलाइज करना है या नहीं। इस समय अगर हम डिफेंस वॉचर्स की बात करें तो वो SU-57 डील को काफ़ी गंभीरता के साथ देख रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि इंटरनली बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इसके अनाउंसमेंट शायद MRFA के साथ साथ हो जाए। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या वाकई हम डील के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम 5th जनरेशन फाइटर को स्किप करके अपने एमका पर डिपेंडेंट रहेंगे और हम सीधा 6th जनरेशन के लिए कोलैबोरेशन को फॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है, डील होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।